हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी मानवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। केवल एक प्रतिभाशाली हैकर हुआ करती थी। एक साल पहले उसे एक घटिया नाटकीय रोमांस उपन्यास की दुनिया में ले जाया गया और वह मेन कैरेक्टर आरा की 5 साल की बेटी बन गई। जब वह अपने घर की और गली से गुजर रही थी, तो उसने अपने जर्जर दरवाजे के सामने एक लग्जरी कार खड़ी देखी। उसने अपना छोटा सा सिर झुकाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अंत में कहानी का यह भाग, वह पिछले एक साल से एक मासूम बच्चे की किरदार निभा रही थी। यह स्क्रिप्ट का वह हिस्सा होना चाहिए जहां उन्हें क्वयान परिवार द्वारा ले जाया जाता है। इससे पहले कि वह अंदर कदम रखती, उसने आवाजें सुनी। आरा, मैं सचमुच तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ हूँ। डीएनए टेस्ट यही है। यह सब मेरी गलती है। तुम बस 5 साल की थे और मैंने तुम्हें ज्यादा ध्यान से नहीं देखा था और आपका किडनैप कर लिया गया। प्लीज अपनी माँ को आपसे माफी मांगने का मौका दे। मेरे साथ कोयान परिवार के पास आओ और बेहतर जिंदगी जियो। आपके पिता, आपके भाई और आपकी बहन, वे सब तुम्हें बहुत ज्यादा याद करते हैं। ओरिजिनल नॉवेल में नायिका गरीबी में पैदा हुई थी। अपनी सीरियस बीमार माँ के इलाज के बिल की पेमेंट करने के लिए उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में एंटर किया। इंडस्ट्री के हेड डायरेक्टर और मेन मेल आर्टिस्ट एडन सॉन्ग को पता चला कि आरा बिल्कुल उनके पहले प्यार की तरह दिखती है। उसने उसकी माँ के इलाज के लिए एक बड़ी रकम देने की पेशकश की, लेकिन तभी जब वह उसकी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनने के लिए सहमत हो, अपनी माँ को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए, उनके साथ बिताए के समय में ही वह उस खतरनाक आदमी के प्यार में पड़ गई। लेकिन उनकी खुशी काल्पनिक थी, कुछ दिन की ही थी। एडन का पहला प्यार लौट आई और आरा की माँ बीमारी के कारण चल बसी। हताश होकर जेंटल नेचर वाली आरा ने एडन को छोड़ने का डिसीजन लिया। वह अपनी बेटी कोलो को जन्म देने के लिए गर्भवती होने के दौरान भाग कर गायब हो गई। यह सोचते ही क्लोए के चेहरे की ठंडक गायब हो गई और उसकी जगह एक बच्चे जैसी मासूमियत आ गई। जब वह घर में घुसी, माँ, मैं घर आ गई हूँ। मेरा पेट भूखा है। मुझे कुछ नाश्ता चाहिए। हे भगवान! वयस्क आत्मा के लिए इतना प्यारा अभिनय करना बहुत शर्मनाक है। माँ, यह बूढ़ी औरत कौन है? जल्दी से क्लो को अपनी ओर खींच लिया। क्लो, यह तुम्हारी दादी है, उसने धीरे से कहा। अच्छी बच्ची बनो और नमस्ते कहो। क्लो ने धीमी आवाज में कहा, नमस्ते दादी। श्रीमती कवान ने अपने अमीर सोशियलाइट बिहेवियर को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। आरा, इस बच्चे का नाम क्लो है। वह मेरी बहन है। वह 5 साल की है। उसने क्लॉय के जन्म के विवरण से बचने के लिए कहा। उसके लिए एक दर्दनाक याद। श्रीमती कवान के चेहरे पर दया का भाव था। ओह बेचारी, इतने सालों में आपने बहुत कष्ट सहे होंगे। कल मैं तुम्हें कवान परिवार के घर लाने के लिए एक कार भेजूंगी। अब कोई भी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। उसने आरा और क्लो को एक प्यारी माँ की तरह देखा, जिससे आरा की आंखों में आंसू आ गए। श्रीमती कवान ने क्लोय का हाथ स्नेहपूर्वक थपथपाया। ठीक है प्रिय, मैं जाकर व्यवस्था करूंगी। आज रात अपना सामान पैक कर लो। अब मुझे जाना होगा। अपना ध्यान रखना। आरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें लालसा से भरी थी जब वह अपनी बायोलॉजिकल बेटी को कार तक ले जा रही थी। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, श्रीमती कवान के चेहरे की प्रेमपूर्ण मुस्कान गायब हो गई। मम्मी, क्या हम सचमुच दादी के घर जा रहे हैं? वह कुछ हद तक दुष्ट लगती है, क्लॉय ने कहा। वह अपनी माँ को यह चेतावनी देने का कोशिश कर रही थी कि कवान परिवार एक सांप का अड्डा है। क्लो, वह मेरी माँ है। वापस जाना चाहती हूँ और उसके और अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। क्लोए ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। मम्मी, क्या दादी का परिवार सचमुच अमीर है? बहुत अमीर। वह मीडिया में काफी प्रसिद्ध है, आरा ने आह भरते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस कवान परिवार को वह कभी कभी टीवी पर देखती थी, वह उसका अपना परिवार था। क्लोए ने अपना प्यारा सा सिर झुकाया, जिससे उसे कंफ्यूजन हुआ। माँ, अगर दादी का परिवार इतना अमीर है
तो उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं ढूंढा? मैं पहले से ही 5 साल की हूँ और वो अभी ही दिखाई दे रही है। उसने बस क्लोई के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में एक शांत संत जैसी कोमल चमक थी। क्लो, वह मेरी माँ है। कौन सी माँ अपने बच्चे को कभी नुकसान पहुंचाएगी? क्लोई हैरान रह गई। उसके सीने में एक हताश आह अटक गई। माँ, आपके इस भरोसेमंद व्यक्तित्व के कारण आप किसी भी जाल में आसानी से फंस सकती हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि नॉवल में आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया गया है। ओरिजिनल कहानी में श्रीमती कवान ने परिवार में वापस आने का नाटक किया था, लेकिन सच में वह व्यवसाय के लिए एक चिकने मध्यम आयु वर्ग के व्यवसायी से उसकी शादी कराने की प्लानिंग बना रही थी। वह भोली भाली महिला उसके सांजे में आ गई और उसे 40 साल के इंसान से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे जल्दी ही पीड़ा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया तथा उसकी छोटी बेटी क्लोई भूख से मर गई। मैं ऐसी त्रासदी नहीं होने दे सकती। ऐसा लग रहा था कि दुखद नायिका को बचाना पूरी तरह से उसके हाथ में था, और अगर उसे मौका मिला तो क्लोई ने अपने बदमाश पिता को ढूंढकर उसे सबक सिखाने की भी प्लानिंग बनाई। अगली सुबह माँ और बेटी को वेरिडिया ले जाने के लिए कार आ गई। ड्राइवर ने आदरपूर्वक कहा, मिस, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हमें विडिया पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। कोलोई ने उदास होकर पूछा, मिस्टर डाइवर, क्या दादी और बाकी लोग सचमुच मुझे और मम्मी को पसंद करते हैं? डाइवर कुछ समय के लिए रुका रहा, श्रीमती कवान के निर्देशों को याद करते हुए, फिर जल्दी से सिर हिलाया। बेशक तुम उसकी बेटी हो। वह अपने खोए हुए बच्चे को पाकर बहुत खुश थी। पूरा कवान परिवार आपका फिर से स्वागत करने के लिए बहुत ज्यादा खुश है। क्लोई ने अपने होठ फुला लिए। अगर दादी माँ मुझे और मम्मी को इतना पसंद करती है तो उन्होंने हमें लेने के लिए विमान क्यों नहीं भेजा? मैंने टीवी पर देखा कि विमान से विदिया पहुंचने में बस 2 घंटे लगते हैं। ड्राइवर को हैरानी हुआ कि एक 5 साल का बच्चा ऐसे सवाल पूछ सकता है। ओह, शायद सभी टिकटें बिक चुकी थी। उड़ाने बहुत लोकप्रिय है। ओह, मैं समझ गई। क्लोई ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मैंने जितने भी संकेत दे सकती थी दे दिए हैं। अब आपको समझ आना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है माँ। लंबी सफर के बाद वे आखिरकार विडिया पहुंच गए। एक नौकर आरा और क्लोई को ड्राइंग रूम में ले गया। श्रीमती कवान ने आरा का हाथ थामकर खुशी से कहा। उसने 5 साल की क्लोई को नजरअंदाज करने का नाटक किया। क्लोई ने बस कंधे उचका दिए। उसने श्रीमती कवान को एक प्यारी माँ की भूमिका निभाने का मौका मिल गया। वह धीरे धीरे कमान परिवार के सबसे बड़े बेटे एथन के पास गई, अपनी नन्ही बाहें उठाई और चहकाते हुए बोली, हाय अंकल। आप? क्लोई को नॉवल का एक एक विवरण याद आ गया। कमान परिवार बुरे लोगों से भरा था और एक ही अच्छा इंसान नहीं था। उसका यह चाचा एथन, इस तरह वह एक अरबपति सीईओ, बहुत अमीर बनने वाला था। क्लोई को उसके अच्छे पक्ष में आना ही था। एथन ने उसकी बड़ी नम आंखों में देखा, कितनी प्यारी और मनमोहक, उसे किसी की याद दिला रही थी। उसके दिल का एक कोमल हिस्सा छू गया और वह नीचे झुक गया। क्लोई को कंधे में उठाने के लिए, तुम्हारा नाम क्या है? क्लोई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और प्यार से जवाब दिया, मेरा नाम क्लोई है। तुम मुझे अपना पहला प्यार कह सकते हो। उसकी मनमोहक चमकदार आवाज सुनकर एथन मुस्कुराया। तुम बस कुछ साल के हो और तुम पहले प्यार के बारे में पहले से ही जानते हो। मैंने इसे टीवी से सीखा है, क्लोई ने मासूमियत से कहा। पहला प्यार वह पहला इंसान होता है जिसे आप पसंद करते हैं। अंकल, क्या आपका कोई पहला प्यार है? एथन रुक गया। उसकी आंखों में एक मुस्कान चमक उठी। तुम क्या सोचते हो? क्लोई खिलखिलाकर हंसी। बेशक मुझे पता है कि तुम्हारा कोई पहला प्यार है। उसने सोचा, यह बहुत प्रसिद्ध गैमर और स्ट्रीमर बच्चा है, लेकिन असलियत में तुम्हारे माता पिता तुम्हें उसके साथ रहने से रोकने के लिए हर एक कोशिश करने वाले हैं। माँ, पिताजी, क्या मेरी बहन वापस आ गई है? ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और कवान परिवार की तीसरी बेटी आइरिस खुशी से अंदर चली आई। वह अभी अभी 18 साल की हुई।
यह आपकी छोटी बहन आइरिस है, श्रीमती कवान ने कहा। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई जब उन्होंने एक्साइटमेंट के साथ परिचय कराया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बहन। तुम बहुत सुंदर हो। मुझे चिंता थी कि तुम्हें देहात में बहुत परेशानी होगी। आइरिस ने बनावटी मासूमियत से कहा। बहन, आज मेरे जीजा जी क्यों नहीं आए? वह बस अपनी छोटी भतीजी को ही देखता हूँ। क्लोई के पिता का बहुत समय पहले मौत हो गया था, उन्होंने अपेक्षापूर्वक कहा। उनके बारे में बात नहीं करना चाहता था। वह शायद भोली हो, लेकिन वह अपनी बहन की ओर से आ रहे दृष्टि को पहले से ही महसूस कर सकती थी। आइरिस ने हल्की मुस्कान के साथ टॉपिक बदल दिया। माँ, मेरी भतीजी 5 साल की है। उसे यहाँ बिटिया में स्कूल जाना होगा। क्या आपने उसके लिए कोई किंडरगार्टन चुन लिया है? क्लोई ने अपना खाना चबाते हुए सोचा। लो, शुरू हो गया किंडरगार्टन की कहानी। एक अविवाहित माँ के घोटाले से अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल होने से बचाने के लिए कवांस ने आरा और उसकी बेटी को अलग करने की प्लानिंग बनाई। उन्होंने दयालु होने का नाटक किया और क्लोई के लिए एक प्रतिष्ठित किंडरगार्टन ढूंढा। क्लोई को वहां भेजने के बाद श्रीमती कवान आरा की मुलाकात श्री ली से कराने की व्यवस्था करेगी। स्कूल बिल्कुल भी फेमस नहीं था, यह एक जेल जैसा था। कुछ ही दिनों में क्लोई को भूखा रखा गया, जिससे वह पीली और दुबली हो गई। श्रीमती कवान ने इसका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया और कहा कि क्लोई तभी स्कूल छोड़ सकती है जब वह मिस्टर ली से शादी करने के लिए सहमत हो। इस भयानक सीन को याद करके क्लोई ने आह भरी। किंडरगार्टन त्रासदी की शुरुआत है। मुझे इसे रोकना होगा। मैंने पहले ही एक चुन लिया है। इसे रॉयल किंडरगार्टन कहा जाता है। श्रीमती कवान ने मुस्कुराते हुए हाथ पकड़ते हुए कहा। आरा अब 5 साल की है। हम उसकी शिक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते। आइरिस ने कहा, यह सही है बहन। क्लोई अभी भी जवान है। उसे कुछ दोस्त बनाने चाहिए। उसकी उम्र के अन्य बच्चे पहले ही अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम उसे अब भी कीचड़ में खेलते हुए नहीं देख सकते हैं ना। अपनी माँ की बात सुनो। श्रीमती कवान ने एक बहुत अच्छी देखभाल करने वाली माँ का अभिनय करते हुए कहा। मैं 19 साल से अपना कर्ज आपका कर्जदार हूँ। अब मैं बस इतना करना चाहती हूँ कि मैं आपकी भरपाई कर सकूं। आरा भावुक दिखी। क्लोई बुद्धिमान थी, लेकिन उसे हमेशा घर के अंदर बैठकर कंप्यूटर गेम खेलने के बजाय अन्य बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत थी। क्लोई ने मुंह बनाया। उसका प्यारा गोल मटोल चेहरा सिकुड़ गया। अंकल, मैं किंडरगार्टन नहीं जाना चाहती। मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ। एथन के मन में संदेह का बीज बोया गया। वह जानता था कि उसके माता पिता व्यवसायी प्रवृत्ति के इंसान थे, जो लाभ को सर्वोपरि मानते थे। उनकी मां श्रीमती कवान विशेष रूप से उन महिलाओं को नीची नजर से देखती थी जिन्हें वह अनैतिक मानती थी। उसकी बहन 19 साल से लापता थी और उसने कभी अपनी माँ को उसकी तलाश करते नहीं सुना था, लेकिन अब बहुत गर्मजोशी और देखभाल से पेश आ रही थी। यह बहुत अजीब था। वह आमतौर पर पारिवारिक मामलों से दूर रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि उन्हें जांच पड़ताल करनी होगी। आइरिस क्लोई को वह कमरा दिखाने ले गई जो उन्होंने उसके लिए तैयार किया था। क्लोई ने अपना किरदार बखूबी निभाया। थोड़ा वाह कहते हुए बिस्तर पर लेट गई और एक टेडी को ऐसे गले लगा लिया जैसे उसने कभी इतना अद्भुत कुछ नहीं देखा था। कितना सुंदर टेडी है। अंदर ही अंदर वह सिहर रही थी। टेडी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सच में 5 साल का नहीं हूँ। एक नई स्पोर्ट्स कार, बिना किसी सीमा वाला क्रेडिट कार्ड, एक उच्च श्रेणी का कंप्यूटर, यह उसकी शैली थी। आइरिस ने मन ही मन मजाक किया। ग्रामीण क्षेत्र के इस छोटे से बच्चे बच्चे को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। कुछ टेडी बियर और वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसे यह नहीं मालूम कि उसके अच्छे दिन अब गिने चुने रह गए हैं। क्लोई, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता कौन है? क्लोई की बड़ी बड़ी काली आंखें इधर उधर घूमने लगी।
फिर उसने अजीब ढंग से अपनी आवाज धीमी कर ली। आंटी, मैं आपको एक राज बताऊंगी, लेकिन आप इसे किसी और को नहीं बता सकती। ठीक है। मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे पिताजी गहरे समुद्र में गोताखोर है। आयरिस हैरान थी। बच्चे के पिता के पास सच में एक असली नौकरी थी। उसने अनुमान लगाया था कि वह कोई गैंगस्टर या बार का आवारा आदमी है। अच्छी लड़की। क्लोई, बताओ आंटी, तुम्हारे पापा अब कहाँ रहते हैं? क्लोई ने बहुत सीरियस भाव में आंसर दिया। मेरे पिताजी समुद्र में रहते हैं। मम्मी ने कहा कि वह दुनिया का सबसे अच्छा गहरे समुद्र का गोताखोर है। दूसरे लोग गोताखोर थोड़ी देर के लिए नीचे जाते हैं और वापस ऊपर आ जाते हैं, लेकिन मेरे पिताजी 5 साल से समुद्र में गोता लगा रहे हैं और अभी तक ऊपर नहीं आए हैं। आइरिस के चेहरे की एक मांसपेशी फड़क उठी जब वह गाली देने की इच्छा को रोक रही थी। कितना हास्यास्पद झूठ है! यह क्लियरली बच्चे को चुप कराने के लिए रची गई बात थी। उस चालाक महिला का पिता की पहचान उजागर करने का कोई इरादा नहीं था। वह उस छोटे बच्चे के साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहती थी, इसीलिए उसने जाने का बहाना बना लिया। गुलाबी थीम वाले कमरे में अकेले क्लोई की बचकानी अभिव्यक्ति गायब हो गई। उसने आलस से कीबोर्ड पर टाइप किया और जल्दी से रॉयल किंडरगार्टन के बारे में जानकारी ढूंढ ली। यह बिडिया में एक उल्पक्षत निजी स्कूल था जिसका परिसर जर्जर था। शिक्षक गैर जिम्मेदार थे और स्थितियां बहुत खराब थी। वह कुर्सी से उतरी, अपना छोटा बैग खोला और उसमें से एक पतला सा लैपटॉप निकाला। 20 है एक संदेश सामने आया। बॉस, मुझे एडन के गाने के बारे में जानकारी मिल गई है। वह सच में एक शीर्ष मनोरंजन गूगल है। उसकी बहुत सी जानकारी गोपनीय है। मैंने यह सब संकलित कर आपके ईमेल पर भेज दिया है। जब भी संभव हो इसकी जांच करें। उसने जल्दी से अच्छा काम टाइप कर दिया, लेकिन उसके पास और भी क्वेश्चन थे। बॉस, आप हाल ही में क्या कर रहे हैं? आप बहुत समय से ऑनलाइन नहीं आए हैं। क्लोई ने एक सरल उत्तर दिया, बालवाड़ी के लिए तैयार हो रही हूँ। वह अविश्वासी था। मैं बच्चा नहीं हूँ बॉस। अपने उच्च स्तरीय कंप्यूटर कौशल और मजबूत व्यक्तित्व के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अभी तक किंडरगार्टन भी शुरू न किया हो। क्लोई ने कंधे उचका दिए। वह सच कर रही थी, लेकिन जरूर से उसके अधीनस्थ उस पर विश्वास नहीं करेंगे। रात 9 बजे क्लोई को बताया कि सोने का समय हो गया है। माँ, यह कंप्यूटर बहुत मजेदार है, क्लोई ने एक छोटी सी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसके छोटे हाथ बेतरतीब ढंग से कीबोर्ड पर टैप कर रहे थे। आरा उसे बिस्तर पर ले जाने के लिए नीचे झुकी, लेकिन क्लोई अनिच्छा से उसकी गर्दन से चिपकी रही। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका पैर गलती से कीबोर्ड से टकराया और स्क्रीन पर रॉयल किंडरगार्टन के बारे में एक पेज खुल गया। आरा उसे बिस्तर तक ले गई। पहले तुम सो जाओ क्लोई, माँ कंप्यूटर बंद कर देगी। जब वह वापस डेस्क पर पहुंची तो उसे स्क्रीन पर स्कूल का सूचना पृष्ठ दिखा। यह वही किंडरगार्टन था जिसका उल्लेख श्रीमती कवान ने किया था। जितना ज्यादा वह पढ़ती उतना ही उसका दिल बैठ जाता और उस दोपहर उसकी माँ के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। इस स्कूल में शिक्षण की गुणवत्ता उत्कृष्ट है। कवान परिवार ने इसमें निवेश भी किया है। ट्यूशन फीस पर हर साल 50 लाख से ज्यादा है। क्या आप स्कूल देखना चाहते हैं? क्लोई जल्दी नहीं, क्लोई जल्दी नहीं। हम अब चलेंगे। जब मैं तुम्हें अपने सभी रिश्तेदारों से मिलवा दूंगी। चिंता मत करो, क्लोई मेरी पोती है। कौन सी दादी अपने पोती के साथ ऐसा नहीं करेगी? ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर बर्फ के पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। तुरंत उसके विचार साफ हो गए। अचानक क्लोई बुदबुदाई, मम्मी, आप बड़े लोगों को कंप्यूटर पर खेलना बहुत पसंद है। आज दोपहर आंटी आइरिस इसी पर खेल रही थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा पापा कौन है। आल की व्यक्तित्व तुरंत हाल की व्यक्तित्व तुरंत बदल गई। आइरिस ने इस कंप्यूटर का
इस्तेमाल किया जो ब्राउजिंग इतिहास बताता है। और उसने क्लोई से पूछा कि उसके पिता कौन है। उसने धीरे से क्लोई से पूछा, आंटी आइरिस ने और क्या कहा? अरे मम्मी, क्लोई ने चुपचाप खुशी मनाई। माँ, आखिरकार आपका दिमाग काम कर रहा है। मुझे लगता है आंटी ने मुझे छोटा बदमाश भी कहा और कहा कि मेरे यहाँ रहने से कवान परिवार की प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। क्लोई ने अपना सिर झुका लिया। उसका चेहरा मासूमियत का मुखौटा था। माँ, ये क्या कमीनापन है? क्या यह ऐसी चीज है जिसे आप खा सकते हैं? क्या क्लोई आग में घी डालने में माहिर थी? एक 5 साल का बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, है ना? जैसे कि उम्मीद थी, आरा के चेहरे की कोमलता धीरे धीरे गायब हो गई। क्लोई, अब तुम सो जाओ। माँ किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने देगी, ठीक है? मम्मी, आपको भी जल्दी सो जाना चाहिए। क्लोई ने अपनी ठुड्डी उठाकर गाल पर चुम्बन दी देते हुए कहा। इस बीच श्रीमती कवन श्री ली के साथ फोन पर बात कर रही थी। मेरी सबसे बड़ी बेटी आरा अभी अभी देश वापस आई है। मैंने तुम्हें उसकी तस्वीर भेजी है। आप क्या सोचते हैं? श्री ली जोर से हंस पड़े। मुझे वह पसंद है श्रीमती कवन। मैं आपकी सबसे बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप चिंता मत करें, हम जल्द ही एक परिवार बन जाएंगे और मैं आपके बिजनेस में जरूर से मदद करूंगा। ली परिवार की कंपनी वेरिडिया में काफी फेमस थी। अगर वे उनके साथ गठबंधन कर सके तो कवान परिवार का बिजनेस बढ़ जाएगा। इस थॉट से श्रीमती कवान एक्साइट हो गई। तो फिर मैं कल तुम दोनों की मुलाकात का अ, प्रबंधन करूंगी। हम एक बड़ा खुशहाल परिवार बनेंगे। फोन रखने के बाद उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। आइरिस ने अपना सिर झुकाकर चाय का कप पकड़ा हुआ था। यह हुई न बात। श्री ली बूढ़े, बदसूरत, मोटे और विकृत इंसान है। क्योंकि मेरी बहन पहले से ही माँ है, इसलिए वह उसके लिए एकदम उपयुक्त है। विवाह संबंध लगभग पक्का हो जाने के कारण श्रीमती कवान अच्छे मूड में थी। आपकी उम्र भी सही है, तुम्हें शादी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। मैं हाल ही में चारों ओर देख रही हूँ और वीडिया में चुंग परिवार एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। माँ, मैं चुंग परिवार में शादी नहीं करना चाहती। आइरिस ने मुंह बनाया। अगर मुझे चुनना हो तो मैं एडन स्नाग को चुनूंगी। वह एक मनोरंजन जगत के दिग्गज है, जिसके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अविवाहित और सुंदर है। श्रीमती कवान ने सिर हिलाया। उसने मिस्टर सॉन्ग की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। वह सच में एक बहुत ही वांछनीय विवाह संभावना थी। उसे उन दोनों के मिलने और एक दूसरे को जानने का कोई रास्ता खोजना होगा। अगली सुबह श्रीमती कबान ने आरा को निर्देश दिया। आज मैं क्लोई को किंडर गार्डन दिखाने ले जाऊंगी। आप अपने पिता के साथ कंपनी में जा सकते हैं और हमारे परिवार के बिजनेस के बारे में जान सकते हैं। सभी लोग खाने के मेज पर बैठे थे, विचलित। माँ, मैं आज क्लोई के साथ किंडर गार्डन जाऊंगी। श्रीमती कवान ने उसकी बात काट दी। तुम मत जाओ। क्लोई को किंडरगार्टन ले जाना एक छोटी सी बात है। कंपनी से परिचित होना जरूरी है। जाकर देखो। थोड़ी देर में तुम्हें कवान परिवार के शेयरों का एक हिस्सा दूंगी। माँ, आज मैं आजाद हूँ। दरवाजा खुला और एथन तीखे कैजुअल कपड़े पहने हुए अंदर आया। मैं क्लोई के साथ किंडरगार्टन जा सकता हूँ। वह सारी रात बेचैनी महसूस करता रहा। यह महसूस करता कि कुछ ठीक नहीं है। श्रीमती कवान की नजरें इधर उधर घूम गई। वह जरूर से एथन को किंडरगार्टन देखने नहीं जाने दे सकती थी। तभी ऊपर से जोरदार आवाज आई और उसके बाद क्लोई के रोने की आवाज आई। आरा का चेहरा पीला पड़ गया और वह बिना सोचे समझे सीढ़ियों से ऊपर चली गई। गुलाबी राजकुमारी के कमरे में फर्श पर टूटे हुए कांच बिखरे पड़े थे और हवा में खून की गंध फैली हुई थी। बेचारी छोटी क्लोई जमीन पर पड़ी थी। उसके सफेद पैर से खून की लाल बूंदें निकल रही थी और वह फूट फूट कर रो रही थी। उसके बगल में आइरिस खड़ी थी। यह देखकर वह लगभग बेहोश हो गई। उसका दिल उछल कर गले में आ गया। क्लोई, डरो मत। माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रही है। क्या हुआ? एथन ने उसका पीछा किया और फर्श पर खून देखा। अपनी बहन से सवाल करते हुए की निगाहें बर्फीली हो गई। आइरिस असहाय दिख रही थी। वह अभी क्लोई को जगाने गई थी, लेकिन छोटी बच्ची नहीं उठी और पहले गले लगाने पर अड़ी रही। लेकिन तभी अचानक उसकी बाह में तेज दर्द हुआ और उसने सहज ही हाथ छोड़ दिया। उसी समय बेड साइड टेबल पर रखा फूलदान अचानक गिरकर टूट गया। अपने भाई के सवालों का सामना करते हुए आइरिस को डर था कि कहीं उसे गलत न समझ लिया जाए। मुझे नहीं पता, फूलदान बस गिर गया। क्लोई सिसक उठी। अंकल, इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है। मैं तो बस अनाड़ी थी। आरा ने अपना सिर नीचे कर लिया। यह जरूर से महज एक दुर्घटना थी। यह मेरी गलती है कि मैंने उसे ठीक से नहीं देखा। एथन का दिल बैठ गया। उसके पैर में कांच हो सकते हैं। मैं तुम्हें पास के अस्पताल में ले चलूंगा। सभी की उंगलियां कांप रही थी। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। धन्यवाद बड़े भाई। उनके जाने के बाद श्रीमती कवान ने अप्रसन्नता पूर्वक कहा, आइरिस, भले ही तुम उस छोटी सी लड़की को बर्दाश्त न कर सकती, फिर भी बाद में उससे निपटने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। आरा को अभी भी हम पर भरोसा नहीं है। इस तरह का स्टंट न केवल उसे संदिग्ध बनाएगा,
बल्कि आपके भाई और आपके पिता को भी परेशान करेगा। इस बार आइरिस को सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह हताश होकर अपना पैर पटकने लगी। माँ, मैंने ऐसा नहीं किया। इस बार यह सचमुच एक दुर्घटना थी। मैं किसी छोटे बच्चे के पीछे नहीं पड़ूंगी। श्रीमती कवान ने आह भरी। ठीक है, मैं किसी से कमरा साफ करवाती हूँ। जब तुम्हारी बहन वापस आएगी तो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी और सुनिश्चित करे कि यह ईमानदार हो। ठीक है, आइरिस ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। इस बीच एथन उन्हें अस्पताल ले गया। क्लोई के पैर में बहुत दर्द हुआ, जिससे उसकी प्यारी लेकिन भोली माँ को कवान परिवार का असली चेहरा दिखा दिया गया। वह बहुत आगे तक चली गई थी। एथन ने अचानक पूछा, क्लोई, अपने चाचा को बताओ, क्या तुमने सचमुच दुर्घटनावश खुद को चोट पहुंचाई है? क्लोई सिसक उठी। मैं तो बस अनाड़ी थी, इसका आंटी से कोई लेना देना नहीं है। अंदर ही अंदर वह सोच रही थी, चलो अंकल, कुछ और सवाल पूछो, मैं इसे जारी रख सकती हूँ। एथन ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। उसकी आवाज धीमी थी। क्लोई, मुझे सच बताओ, डर मत, चाचा तुम्हारे लिए खड़ी होंगे। ओरिजिनल नॉवल में मिठाई को आइरिस द्वारा बार बार फंसाया गया था, क्योंकि आइरिस पीड़ित की भूमिका निभाने में माहिर थी। यह मूर्ख बनाने में सफल रहती थी कि कौन उसके लिए दोषी होगा। अब जब क्लोई यहाँ थी तो वह ऐसा नहीं होने देगी। मैं यह नहीं कह सकती कि अगर मैं मम्मी से कहूंगी तो आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। और मम्मी, मैं कोई कमीना नहीं हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मुझे नया पिता नहीं चाहिए। आंटी ने कहा कि मैं गंदी हूँ और उन्होंने मुझे फर्श पर धक्का दे दिया। सब जम गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून बर्फ में बदल गया हो। क्लोई तब तक रोती रही जब तक उसका गला खराब नहीं हो गया। उसका एक्टिंग लाजवाब था। वह अपने पिछले जिंदगी में कभी नहीं रोई थी, लेकिन आज उसने सारी जिंदगी भर के आंसू बहा दिए। कमीना, आवारा, नया बाप, ये 3 शब्द क्लियर तस्वीर पेश करने के लिए काफी थे। कावान परिवार का स्वागत वैसा नहीं था जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। वे आरा और क्लोई को नीची दृष्टि से देखते थे और किसी सिगरेट उद्देश्य से ऐसा दिखावा कर रही थी। आरा गुस्से में कांप रही थी। बड़े भाई, क्या आप भी उनके साथ है? एथन स्टीयरिंग व्हील घुमाया और गहरे नीले रंग की लग्जरी कार के अस्पताल की पार्किंग में ले गया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर ने जल्दी से क्लोई की जांच की। आप माता पिता को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस तरह सुंदर बच्चा, यदि कांच से उसकी आंखें चोटिल हो जाती या उसके चेहरे पर दाग पड़ जाता तो वह सारी जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाती। आरा ने सिसकते हुए उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने अपने भाई के साथ किंडरगार्टन का मुद्दा उठाया। श्रीमती कवान ने कहा, रॉयल विडिया का सबसे अच्छा किंडरगार्टन है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह सबसे बुरा है। अगर क्लोई को आज चोट नहीं लगी होती तो उसे वहां भेज दिया जाता। आपका परिवार मुझे नीची नजरों से देखता है, तो आप मुझे वापस क्यों लाए? और सोचिए कि उसे विश्वास नहीं हो गया था कि आखिरकार उसके पास एक ऐसा परिवार है जिस पर वह भरोसा कर सकती है। एथन को यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि उसका परिवार एक प्यारे 5 साल के बच्चे को निशाना बनाएगा। अभी कवान हाउस वापस मत जाओ। मेरे अपार्टमेंट में बहुत सारे खाली कमरे हैं। आप और क्लोई वहां रह सकते हैं। आरा की आंखें धुंधली हो गई। ठीक है, उसने निर्णय लिया कि जब क्लोई का पैर ठीक हो जाएगा तो वह उसे अपने छोटे से शहर में वापस ले जाएगी। वहां शांति थी, बड़े शहर की साजिशों से आजाद। अचानक उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर लिखा था, श्रीमती कवान। एथन निर्णायक था। अभी मेरी माँ के साथ संबंध मत खराब करो। कवान परिवार का वेरिटिया पर प्रभाव है। अगर आप उनसे दुश्मनी कर लेंगे तो आपके और क्लोई के लिए सुरक्षित बच निकलना आसान नहीं होगा। आरा ने सिर हिलाया और फोन का जवाब दिया। दूसरी ओर से श्रीमती कवान की चिंतित आवाज सुनाई दी। आरा, क्लोई कैसी है? यह सब मेरी लापरवाही का दोष है। मैंने नौकरों से कमरा साफ करवा दिया है और हर जगह कालीन बिछा दिया है। मैं वादा करती हूँ कि क्लोई को फिर से चोट नहीं पहुंचेगी। कितनी कोमल देखभाल करने वाली माँ। सिवाय इसके कि आवाज इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। क्लोई के पैरों में कांच के कुछ टुकड़े हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वह कुछ समय तक नहीं चल सकती, इसलिए मैं उसे आज अस्पताल में ही रखने देने की प्लानिंग बना रही हूँ। वह ठीक है, तुम उसकी अच्छी देखभाल करो। श्रीमती कवान ने प्यार से कहा, अपने ऊपर ज्यादा काम मत करो। अरे, और एक बात, हमारे रिश्तेदारों को पता चला कि आप वापस आ गए हैं और वे सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं तुम्हें कल उनसे मिलवाने ले चलूंगी। आरा ने एक ही शब्द बोलकर बात खत्म कर दी। हम इसके बारे में कल बात करेंगे। मुझे अब क्लोई की देखभाल करनी है। श्रीमती कवान की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे एक कष्टदायक अनुभूति हो रही थी जो उसे जकड़ रही थी। उसे यथाशीघ्र श्रीली के साथ बैठक की व्यवस्था करनी थी। अगली सुबह एथन उन्हें अपने अपार्टमेंट में ले आया। आरा, तुम और क्लोई दूसरी मंजिल पर रह सकते हो। मैंने पहले ही कमरे तैयार कर लिए हैं। आप जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। क्लोई ने दूसरी मंजिल पर एक और कमरा देखा
जिसका दरवाजा थोड़ा सा टूटा हुआ था। अंदर यह अल्ट्रा मैन आकृतियों से भरा हुआ था। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झुकाई और खुशी से पूछा, अंकल, क्या उस कमरे में अल्ट्रामैन है? अल्ट्रामैन है। क्या आपको अल्ट्रामैन पसंद है? एथन ने खुला दरवाजा देखा और उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ा। वह एक दोस्त का कमरा है, वह कभी कभी रोकता रुकता है। क्लोई ने अपनी टूडी को हाथ पर टिकाया और थोड़ा सा कहा, एक दोस्त? ओह, अब पता चला, यह मेरी चाची ही होंगी, है ना? मुस्कुराया। क्लोई, बकवास मत करो। एथन ने हल्के से खांसते हुए न तो इसकी पुष्टि की और न ही खंडन किया। बेशक क्लोई जानती थी कि यह कमरा किड के लिए है, लेकिन नॉवेल में जब कवान परिवार को उनके सीक्रेट रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और किड की मौत का कारण बने, और इसीलिए क्लोई घर पर ही आराम करने लगी जबकि एथन काम में व्यस्त था। दोपहर का भोजन बनाने के बाद वह चुपके से तथाकथित रॉयल किंडरगार्टन में खुद उसे देखने चली गई, लेकिन वापस आते समय एक कार ने उसका रास्ता रोक लिया और श्रीमती कवान बाहर निकल गई। आरा, मैं तो बस तुम्हें ढूंढने आ रही थी। यहाँ आपसे मिलना कितना अच्छा है। क्या आपको अपने दूसरे चाचा याद है? जब तुम छोटे थे तो वह तुम पर सबसे ज्यादा लाड़ प्यार करता था। जब उसने सोचा कि तुम वापस आ गई हो तो वह इतना भावुक हो गया कि रो पड़ा और बोला, पूर्वज हमारे परिवार पर नजर रख रहे थे। तुम्हारे दूसरे चाचा और बाकी सब आज रात यहाँ है, मेरे साथ उनसे मिलने चलो। आरा श्रीमती कवान से बात नहीं करना चाहती थी। मुझे क्लोई के लिए दवा लाने अस्पताल जाना है, उसका पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। श्रीमती कवान ने अपनी दयालु अभिभक्ति बनाए रखी। ये सब मेरी गलती है कि उसे चोट लगी। अरे प्लीज मुझे दोष मत दो, मैं तो बस आपसे यह सब करवाना चाहती हूँ। तुम मेरे अपने खून और मांस हो। क्या तुम सचमुच अपनी माँ पर संदेह करने जा रही हो? आरा हिचकिचा रही थी और श्रीमती कवान उसे आधा मनाने में आधा घसीट कर कार में ले जाने में कामयाब रही। क्लोई अपने कमरे में कंप्यूटर पर खेलते हुए अकेले समय का आनंद ले रही थी। समय उड़ता गया और जब खिड़की से आती धूप सुनहरी हो गई तो उसे एहसास हुआ कि शाम हो चुकी है। आरा उस किंडरगार्टन को देखने के लिए उपनगरों में गई थी। उसे अब तक घर आ जाना चाहिए था। वह कुछ समय के लिए स्थिर खड़ी रही। उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और आरा को फोन किया। आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद कर दिया गया है। क्लोई ने हताशा में अपना माथा पीट लिया। ओरिजिनल कहानी के अनुसार आरा को जरूर से कवान परिवार द्वारा उस चिकने मिस्टर ली को बेचा जाने वाला था। उसने जल्दी से एथन को फोन किया, अंकल, मम्मी गायब है। कि वह आज दोपहर किंडरगार्टन देखने जा रही थी, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आई है। अंकल, मुझे अपनी माँ की याद आती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, हालांकि अंदर ही अंदर वह गुस्से से भरी हुई थी। अगर मैं 5 साल की बच्ची ना होती तो अब तक उसे टैंक से बचा रही होती। मुझे एक छोटे बच्चे के रूप में पुनर्जन्म क्यों लेना पड़ा, जो रोने और प्यारी बिहेवियर करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती? चिंता मत करो। एथन की आवाज शांत थी। मैं अपने रास्ते पर हूँ। क्लोई ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। ओरिजिनल कहानी के अनुसार श्रीमती कवान कुछ लोगों के साथ कमरे में घुस आई और श्री ली को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने का नाटक करने लगी। आरा की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी और हर तरफ से दबाव के कारण उससे शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कुछ समय बाद एथन के आदमियों ने एम्पियर होटल में श्रीमती कमान को ढूंढ निकाला। एथन ने क्लोई को धीरे से देखा। चाचा तुम्हारी माँ को ढूंढने जा रहे हैं। तुम अच्छी लड़की बनो और कार में इंतजार करो, कहीं मत जाओ, समझे? क्लोई ने पलके झपकाई और प्यार से सिर हिलाया। चिंतित एथन ने कार लॉक की और अपने सहायक के साथ होटल में भाग गया। मेरी माँ होटल में क्या कर रही है? जैसा ही वह चले गए, एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई। कार का बंद दरवाजा खुल गया। कोलई थोड़ा लंगड़ाते हुए बाहर निकली और खुद से बुदबुदाई, अंकल, आपको कभी भी बच्चों को कार में बंद नहीं करना चाहिए, यह सुरक्षित नहीं है। वह लंगड़ाते हुए नजदीक लग्जरी लिफ्ट तक गई और अपने पंजों पर खड़ी होकर 30वीं मंजिल का बटन दबाने की कोशिश करने लगी। उसे नॉवल से याद आया कि श्रीमती कवान ने 30वीं मंजिल पर श्री ली के साथ एक अस्त व्यस्त स्थिति में उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन वह बहुत छोटी थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह वहां तक नहीं पहुंच सकी। छोटी बच्ची, क्या तुम यहाँ अकेले हो? जैसे ही क्लोई निराश हो रही थी, सूट पहने 2 आदमी लिफ्ट में आए। उनमें से एक, जो सहायक जैसा दिखता था, उस प्यारी सी बच्ची को देखा और विनम्रता से पूछा। क्लोई ने ऊपर देखा। मैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए 30वीं मंजिल पर जा रही हूँ, लेकिन मैं बटन तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। लो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, सहायक ने उसके उसके लिए बटन दबाते हुए कहा।
जैसे ही क्लोई उसे धन्यवाद देने वाली थी, उसकी नज़र उसके बगल में खड़े उस आदमी पर पड़ी, जिसने एक शब्द भी नहीं कहा था। क्लोई के मुंह से एक आदर्श ओ का आकार बना। यह आदमी जो मुझे मत छुओ वाली भावना व्यक्त कर रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि फाइलों से एडन गीत था। नोबेल का मेन आज्ञाकारी मेल उसके झटकेदार भी था। वह मन ही मन मोह बनाती हुई आगे बढ़ी और एडन की आस्तीन खींच ली। लंबे मिस्टर, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? सहायक ने जल्दी से क्लोई का हाथ खींच लिया। छोटे, हमारे सीईओ को रोगाणु से डर लगता है, प्लीज उसके कपड़े मत खींचिए। क्लोई ने अपनी आंखें घुमाई। नायिका मधुर किंतु भोली है तथा मेल कैरेक्टर पूरी तरह से अनविज्ञ है। नोवेल में एडन बचपन में लगभग डूब गया था और किसी ने उसे बचा लिया था। वह हमेशा यह मानता था कि उसका रक्षक खलनायक सरफीना चांग है और वह उससे बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि उसके लिए उसने आरा को चोट भी पहुंचाई। लिफ्ट 7वीं मंजिल पर पहुंची और एडन और उसका सहायक बाहर निकल आए। क्लोई ने अपने कान खड़े किए और एडन को कहते सुना, एक नया सूट बेच दो। क्लोई ने अपने दांत पीस लिए। बस तुम इंतजार करो बेवकूफ पिताजी, जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे निपट लूंगी। लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ती रही और जल्दी ही 30वीं मंजिल पर पहुंच गई। क्लोई लंगड़ाते हुए बाहर आई। उसे यकीन नहीं था कि उसके चाचा को अभी तक कोई मिला है या नहीं। जैसे ही वह चली, उसने अपने पीछे तेज कदमों की आहट सुनी। उसका दिल उछल पड़ा। क्या वह चाचा है? इससे पहले कि वह पलट पाती, एक लंबी परछाई उसके ऊपर आ पड़ी। वह आदमी रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। बच्चे, तुम्हारी माँ कहाँ है? आवाज क्लियर और मधुर थी, लेकिन उसके चाचा की नहीं थी। मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही है। पलकें झपकाई और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गई। युवक का चेहरा और भी काला पड़ गया। धिक्कार है, वह बुदबुदाया। हालांकि वह क्लियर नहीं था कि वह किसे कोस रहा था। तभी होटल मैनेजर दौड़कर आया। यंग मास्टर, हमने इसे पा लिया। श्रीमती कवान ने कमरा नंबर 319 बुक किया है। वह आज ली परिवार के श्री ली से बिजनेस पर चर्चा करने वाली है, इसके लिए मिलने वाली है। जैसा ही उसने यह बात कही, क्लोई को पता चल गया कि वह सुंदर यंग कौन है। उसे चुंग परिवार का एकमात्र आधिकारिक उत्तराधिकारी हाई चुंग बनना है। नॉवेल में उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। बस इतना बताया गया कि वह अपने परिवार के सत्ता संघर्ष में फंस गए थे और अपने पिता के एक नाजायज बेटे के हाथों जवानी में ही उसकी मौत हो गई। काई कमरा 319 की ओर दौड़ा। इस बच्चे को देखो, उसे भटकने मत दो। मैनेजर ने अपने माथे से पसीना पोंछा। चिंता मत करो यंग मास्टर। क्लोई वही दंग होकर खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह यंग मास्टर आरा को बचाना चाहता था, लेकिन कोई और आरा के बीच वह अजनबी थे। उसे नॉवेल का यह हिस्सा याद नहीं था। क्या यह कोई चुका हुआ पॉइंट था? काय को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना अनजान था। वह सच में श्रीमती कवान की कार में बैठी थी और उसे श्री ली से मिलने के लिए यहाँ लाया गया था। क्या बच्चा होने से उसका दिमाग खराब हो गया? वह कमरे में घुसा और बड़े बिस्तर से रोने की आवाज सुनी। आरा, जो अभी भी बेहोशी की हालत में थी, कोशिश कर रही थी और विनती कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर बैठा आदमी बस मजाक उड़ाते हुए हंसता रहा। काय की आंखें चौड़ी हो गई। उसके अंदर एक अजीब गुस्सा चल रहा था। वह 3 कदमों में कमरे को पार कर गया, उस मोटे आदमी को बिस्तर से नीचे गिरा दिया और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। उसने जल्दी से अपने आप को कंबल से ढक लिया। उसकी आवाज सामान्य रूप से कोमल थी। कोई बात नहीं, तुम सुरक्षित हो, कुछ नहीं हुआ। श्री ली, जो शराब पी रही थी, गालियां देने लगी। आखिर कौन है जो मेरा मजाक खराब करने की हिम्मत करेगा? काय की आवाज धीमी हो गई। आप एक आदमी के लिए दयनीय बहाना। श्री ली ठिठक गए और अपनी गालियां निकालने लगे। यह चोंग परिवार का यंग मास्टर था। वह किसी ऐसे इंसान को अपमानित नहीं कर सकता था। उसने समझाने की कोशिश की, यंग मास्टर चोंग, यह मेरी मंगेतर है, यह सब गलतफहमी है। माँ, मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। क्लोई लंगड़ाते हुए कमरे में आई। यह देखकर कि उसकी माँ के कपड़े लगभग सही सलामत थे, उसने राहत की सांस ली। शुक्र है कि कोई सीरियस घटना नहीं घटी। वह दयनीय भाव से अपनी बाहें फैला रही थी। माँ, मुझे भूख लगी है। वह मधुर आवाज में सूर्यों की किरण की तरह थी, जो आरा की दुनिया के अंधेरे को दूर भगा रही थी। उसका बच्चा ही उसकी आशा था। आरा ने जल्दी से अपने आंसू पहुंचे। कोई बात नहीं क्लोई, मम्मी तुम्हें जल्दी कुछ खाने के लिए ले जाएगी। वह विश्वास नहीं कर सकी कि श्रीमती कव्वान ने पारिवारिक संबंधों का इस्तेमाल करके उसे धोखे से कार में बिठाया और नशीली पदार्थ पिलाया। माँ, क्यों रो रही हो? क्लोई ने अपने छोटे हाथ से अनपढ़ तरीके से आंसू पोंछे। क्या मम्मी भी भूखी है? मैं अपना नाश्ता बाद में आपके साथ बांटूंगी, इसलिए रोना मत मम्मी। श्री ली की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। आपका कोई बच्चा है? श्रीमती कवान ने उन्हें बताया था कि उनकी सबसे बड़ी बेटी पवित्र और मासूम है, विदेश में पली बड़ी है और दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। आरा ने मिस्टर ली की बात अनसुनी कर दी और क्लोई को पकड़कर कार की काई की ओर मुड़ी। धन्यवाद, मैं तुम्हारे रन चुकाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। मैंने अपनी बाहें उठाई, क्योंकि मुझे उसका स्वर अपरिचित लगा। तुम्हें मैं याद नहीं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर
पूरी कर पाती। बाहर से कदमों की आहट सुनाई देने लगी। श्रीमती कवान की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। यह सब एक सोने के खदाने वाली लड़की का मामला है जिसने जानबूझकर श्री ली को बहकाया। वह ग्रामीण क्षेत्र से आई थी, इसीलिए जब भी वह किसी अमीर आदमी को देखती जरूर से वह सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करती। मैं उसे कैसे रोक सकती थी? देखो मिस्टर ली और आरा अभी भी अपनी डेट पर है। उसके बाकी शब्द गले में रुके। वह उस छोटी बच्ची क्लोई और चुम परिवार के यंग मास्टर को याद देखकर हैरान रह गई। वह भी यहाँ क्यों था? एथन को अपने कंधों से भारी बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। आप ठीक है? आपने मुझे डरा दिया। क्लोई चहक उठी। अंकल, आप बहुत धीमे हैं। मैंने तुमसे पहले माँ को पा लिया। मैं बहुत बढ़िया हूँ, है ना? एथन ने बाहें उठाई। क्लोई, क्या मैंने तुम्हें कार में इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? क्लोई बस हंस पड़ी। काई ने अचानक मैनेजर को आदेश दिया, पुलिस को बुलाओ। यहाँ पर हमले का कोशिश किया गया है। हमारे पास गवाह और सबूत है। मैनेजर ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ यंग मास्टर, तुरंत। श्री ली ने चिल्लाकर अपनी बेगुनाही बताई। श्रीमती कवार ने ही मुझसे कहा था कि वह अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी मुझसे करना चाहती है। वह मेरी मंगेतर है। क्या यह अपराध है? क्लोई अचानक बोल पड़ी। माँ, क्या आपकी सगाई इस बदसूरत मिस्टर से हो गई है? मैं उसे पसंद नहीं करती। वह मोटा सा दिखता है और मुझे मोटापन पसंद नहीं है। श्री ली का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। तुम छोटे लड़की, आप मोटा किसे कह रहे हैं? मम्मी, तुम्हारे लिए नया पापा नहीं ढूंढने वाली है। क्लोई के चेहरे को धीरे से सहलाते हुए कहा। क्लोई, अच्छी लड़की बनो और घर जाकर माँ का इंतजार करो। ठीक है मम्मी, जल्दी कर आओ। क्लोई ने आज्ञाकारी ढंग से कहा और एथन को उसे बाहर ले जाने दिया। 5 साल के बच्चे के चले जाने से कमरे का माहौल फिर से तनावपूर्वक हो गया। काई ने एक प्रमुख निगम के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू की। मैं आज होटल के बुनियादी ढांचे का निरीक्षण कर रहा था। तभी मैं इस कमरे के पास से गुजरा और मदद के लिए पुकार सुनी। मैंने दरवाजा खोला और पाया कि अपराध चल रहा था। वह श्री ली की ओर मुड़ा। श्री ली, आप पुलिस को अपनी बात समझा सकते हैं। जहां तक मिस का सवाल है, मेरा सुझाव है कि वह रक्त परीक्षण करवा ले। हो सकता है कि उसने कुछ खा लिया हो। सभी ने हल्के हल्के से सिर हिलाया। मैं सहयोग करूंगा। मैं मजबूर था, मजबूर। आप तैयार थे? श्रीमती कबान चीख पड़ी। अभी भी अपना गरिमामय मुखौटा बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। आरा तुम ही थी जिसने मुझसे कहा था कि तुम एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती हो। पुलिस को मत बुलाओ। यह एक पारिवारिक मामला है। वह कमान परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। आरा की आंखें लाल थी, लेकिन उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। माँ, क्या आप सचमुच मुझे अपनी बेटी मानती है? क्या कार में आपने मुझे जो पानी दिया वह सचमुच सुरक्षित था? इसे पीने के बाद मुझे चक्कर और कमजोरी क्यों महसूस हुई? तुमने कहा था कि तुम मुझे रिश्तेदारों से मिलवाने ले जा रही हो, लेकिन तुम मुझे एक अजनबी आदमी के बिस्तर पर ले आई। तुम मुझे सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए वापस लाए थे, है ना? श्री ली ने जल्दी से कहा। यह मेरी गलती नहीं है। श्रीमती कवान ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी बेटी को मेरे जैसे लौंग पसंद है। मुझे फंसाया गया था। जब मैं इस कमरे में पहुंचा तो वह पहले से ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। समूह में एक बुजुर्ग इंसान ने बीच बचाव करने की कोशिश की। यंग मास्टर चैन, पुलिस के साथ जल्दबाजी न करे। यह सब एक गलत फहमी है। काई ने कुछ नहीं कहा। कवान परिवार के बुजुर्ग ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, आरा तुम एक कवान हो। हम दोनों का सम्मान और अपमान एक जैसा है। अगर यह बात बाहर आ गई तो कवान और ली दोनों परिवार के लिए बुरा होगा। हम इसे चुपचाप क्यों नहीं सुलझा लेते? सभी ने पलटवार किया। अगर तुम्हें परिवार के हितों की इतनी परवाह है तो तुम अपनी पोती की शादी श्री ली से क्यों नहीं कर देते? बूढ़े इंसान का चेहरा खराब हो गया। श्री ली 40 साल से ज्यादा उम्र के और बदसूरत थे। वह अपनी प्यारी पोती की शादी ऐसे आदमी से कभी नहीं कराएंगे। दूसरी ओर आरा का शादी का संबंध था एक ऐसी महिला जिसने जन्म दिया था एक बेकार बच्चे को, इसलिए मिस्टर ली से शादी करना कोई बड़ी बात नहीं था। काई ने आरा को देखा और उसके चेहरे पर किसी और की झलक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शायद उसका अभिनय ही इतना अच्छा था। सब कुछ बहुत कोमल था, ना चालाकी और ना ही चालाकी। बस एक जिद थी जिसे एक गुण कहा जाता था। क्या मुझे गलत इंसान मिल गया? काई ने सोचा। लेकिन जिस आईपी एड्रेस पर मैंने नजर रखी वह सीधे आरा के घर तक पहुंचा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान के पास इतना अद्भुत हैकिंग कौशल है। सभी ने हाथ जोड़कर प्रे की। पुलिस को बुलाओ। आपकी मदद के लिए शुक्रिया यंग मास्टर जोन। काई के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मिसेस कवान अविश्वास से देखती रही। उनकी प्यारी माँ वाली छवि का आखिरी टुकड़ा आखिरकार टूट गया। तुम एक कवान हो, तुम्हारी रगों में कवान का खून है। क्या तुम थोड़ी और माफ करने वाली नहीं हो सकती और दोनों परिवारों की खातिर इसे जाने नहीं दे सकती? आरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कहने को कुछ नहीं बचा था। कहते हैं माँ और बच्चे का एक खास रिश्ता होता है। एक माँ हमेशा अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन मिसेज कवान, उन्हें बस ठंडापन, स्वार्थ और घमंड ही नजर आया। यह औरत उसकी माँ बनने के लायक नहीं थी। आरा ने फोन किया। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। आरा और एथन उस रात देर तक नहीं लौटे। क्लोई सो चुकी थी। कवान और ली परिवार ने
पर्दे के पीछे से कुछ साजिश रची थी। मिस्टर ली पर हमले की कोशिश का इल्जाम लगाया गया था, जिसके लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की जेल हो सकती थी। आरा ने सिर झुका लिया। कोई बात नहीं, मेरे पास ना तो ताकत है और ना ही असर। मैं उनसे लड़ नहीं सकती, कम से कम अब। मैं कवान परिवार को देख पा रही हूँ कि वे कौन है। क्लोई का पैर लगभग ठीक हो गया है। मैं उसे वापस अपने शहर ले जाऊंगी। यह बहुत सारा खतरा है। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई चोट लगे। एथन ने सिर हिलाया। शहर में तुम्हारा घर। कवान परिवार ने उसे पहले ही बेच दिया है। क्या वह मेरा घर है? वे इतने रूढ़ कैसे हो सकते हैं? आरा दंग रह गई। उसके हाथ मुट्ठियों में बिंच गए। वे बहुत आगे बढ़ गए थे। एथन ने चाय की चुस्की ली। आरा, तुम्हें और क्लोई को अभी मेरे साथ रहना चाहिए। मैं लोगों से तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। जैसे ही सब कुछ शांत हो जाएगा, मैं तुम्हें जाने का रास्ता ढूंढने में मदद करूंगा। आरा ने धीरे से पूछा, भैया, परिवार के साथ तुम्हारा रिश्ता इतना खराब क्यों है? यही वह सोच रही थी। एथन सबसे बड़ा बेटा था, फिर भी वह लगातार उसका साथ देता रहा। एथन ने बाहें चढ़ाई। वे गंदे हैं। मुझे यह पसंद नहीं। मेरे पिता को सिर्फ मुनाफे की परवाह है। मेरी माँ का एक प्रेमी है और मेरी बहन आइरिस एक साजिश रचने वाली है, जिसे शिकार बनना पसंद है। क्लोई के चेहरे पर चमकीली मुस्कान फैल गई। उन्होंने मेरा घर बेच दिया और उस आदमी को सिर्फ 1 महीने की जेल हुई। मैं तुम्हें इससे बचकर नहीं जाने दूंगी। इस बीच कवान परिवार में अफरा तफरी मच गई थी। हमें उसे वापस नहीं लाना चाहिए था। श्रीमती कवान ने अपने पाखंडी पति की ओर देखा। उनका अभी भी सुंदर चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। मैंने ही आरा को वापस लाने का सुझाव दिया था, लेकिन तुमने कोई आपत्ति नहीं की। अब जब प्लानिंग कैंसिल हो गया है, तो तुम मुझे दोष दे रही हो। इसके अलावा ली परिवार गठबंधन के लिए कभी भी सबसे अच्छा रास्ता नहीं था। हम सॉन्ग परिवार के लिए कोशिश कर सकते थे। आखिरकार आइरिस को एडन सॉन्ग में दिलचस्पी है। मिस्टर कवान की दिलचस्पी चरम पर थी। मिस्टर सॉन्ग, यह कैसे संभव है? तभी बटलर दौड़ा दौड़ा आया। महोदया, पूरी खबर। इंटरनेट अचानक ली समूह से जुड़ी घोटालों से भर गया है। खबर है कि मिस्टर ली रिश्वतखोरी, गबन और सत्ता के गलत इस्तेमाल के साथ साथ 18 अपराधों के लिए गिरफ्तार हो गया है। दंपति सदमे में देख रही थी। कवान और ली परिवार के बीच व्यापारिक लेन देन थे। अगर ली परिवार को कुछ हो गया तो कवान परिवार का व्यवसाय यानी कि बिजनेस डूब जाएगा। श्रीमती कवान गुस्से से भर गई। तो फिर आपने इन नकारात्मक खबरों को हटवाने के लिए हमारे लोगों से संपर्क क्यों नहीं की? बटलर ने असहाय दिखते हुए अपने हाथ हिलाए। बहुत ज्यादा जानकारी है, इसे पूरी तरह से मिटाना असंभव है। पता लगाओ कि इसे किसने लीक किया। श्रीमती कवान भड़क गई। मिस्टर कवान की आंखों में ठंडी चमक आ गई। अब स्रोत खोजने का कोई फायदा नहीं है। टीवी स्टेशन जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उसका मतलब है कि कोई ताकतवर इसमें शामिल है। श्रीमती कवान, तुरंत एक बोर्ड मीटिंग बुलाए। हमें ली परिवार से अपने संबंध तोड़ लेनी चाहिए और खुद को पूरी तरह से अलग कर लेना चाहिए। श्रीमती कवान को यह अजीब लगा। श्री ली अभी अभी आरा का बचाव कर रहा था। नामुमकिन। आरा का एथन के अलावा कोई बैकग्राउंड या प्रभाव नहीं था। यह एक संयोग ही होगा। श्रीली शायद बहुत घमंडी थे और उन्होंने दूसरे दुश्मन बना लिए थे। उन्होंने अब हमला करने का फैसला किया। बीडिया में चांग परिवार की संपत्ति में कॉफी की खुशबू हवा में फैल गई थी। काई अपनी बाहें क्रॉस किए खड़ा था। उसकी खूबसूरत आंखें सोच में डूबी हुई थी। उसके सामने रखा हाई एंड कंप्यूटर तेजी से काम कर रहा था। एक आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वह खास मुखबिर फिर से हाजिर हो गया था। कुछ ही देर बाद एजेंट ली परिवार के अतिरिक्त दस्तावेजों से भर गया। भारी मात्रा में जानकारी डालने के बाद मुखबिर गायब हो गया। काई ने तुरंत उनका पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह बस उस इलाके का पता लगा पाया जहां आईपी एड्रेस दिखाई दिया था। आखिरी बार उसने जिस आईपी एड्रेस को ट्रैक किया था, वह एक छोटे से शांत कस्बे में वही जहां आरा रहती थी। क्या यह फिर से वही थी? वह समझ नहीं पा रहा था। उसके मन में आरा की एक तस्वीर उभरी। एक दुबली पतली कोमल नाजुक औरत। चाहे वह उसे कैसे भी देखे, उसे दूसरे इंसान की चालाक परछाई नजर नहीं आ रही थी। क्या उसका अभिनय इतना अच्छा था? वह इंसान सिर्फ एक बड़ा हैकर नहीं था, वह वेश बदलने में भी माहिर थे। मौत से पहले उसने सालों तक उन पर नजर रखी थी, हमेशा यह मानते हुए कि वह एक मेल है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात के बाद ही काय को यह जानकर झटका लगा कि वह पूरे समय विपरीत लिंग के कपड़े पहन रही थी। वह विचारों में डूबा हुआ नीचे देखने लगा और अपनी ठंडी कॉफी का एक घूंट लिया। तभी उसका सहायक बोला, यंग मास्टर, लगता है काले चांग फिर से चाल चल रहा है। हो सकता है वो तुम्हें निशाना बना रहा हो। काय की आंखें सिकुड़ गई। कुछ लोगों को ढूंढो और उसे ऐसा सबक सिखाओ जो वो कभी ना भूले। सहायक का चेहरा खिल उठा। सालों पहले हुए किडनैपिंग के बाद से यंग मास्टर बिल्कुल अलग इंसान बन गया था। निर्णायक और निर्दयी। कबीले के सभी आज्ञाकारी सदस्यों को उनकी औकात बताता हुआ वो कमाल का था। मुझे नहीं लगता था कि इस दुनिया में इतना अच्छा फायरवॉल होगा। मैं लगभग पकड़ी ही गई थी।
क्लोई ने छोटे से अपार्टमेंट में अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। उसने हाथ बढ़ाया और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। ली परिवार के गिर जाने के बाद कवान परिवार शायद कुछ समय तक कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। आरा को थोड़ी शांति और सुकून मिलेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद क्लोई को एक साधारण किंडरगार्टन भेज दिया जाएगा। मुझे जवाब देने के लिए एक बहुत ही प्यारी छात्र चाहिए। 3 और 2 कितना होगा? 3 और 2 कितना होता है? जो छात्र सही उत्तर देगा उसे एक छोटा लाल फूल मिलेगा। शिक्षिका सुरुचि ली ने घोषणा की। कक्षा के बच्चे खुशी से झूम उठे, हवा में हाथ लहराते हुए चुने जाने की उम्मीद में। श्री सुरुचि ली मुस्कुराई। जीवंत बच्चों को देखते हुए उनकी नजर क्लोई पर पड़ी। वह नई लड़की थी, गोरी और प्यारी, पर थोड़ी शांत। आइए हमारी सबसे प्यारी क्लोई से इस सवाल का जवाब पूछे। 3+2 क्या होता है? क्लोई ने सीधा चेहरा बनाए रखा। मैं बहुत बड़ी होना चाहती हूँ। तुम कर सकती हो क्लोई, तुम कर पाओगी। उसका डेस्क में एक गोल मटोल 5 साल का बच्चा 5 साल का लड़का फुसफुसाया और प्रोत्साहन में अपनी मुट्ठी बांधी। क्या तुम 5 लोगों की टुकड़ी हो? क्लोई ने जवाब दिया। सुरुचि ली का चेहरा एक खूबसूरत खूबसूरत भाव से चमक उठा। यह सही है, क्लोई बहुत बुद्धिमान है। क्लोई के लिए एक छोटा सा लाल फूल। सब लोग आओ इसके लिए ताली बजाए। वाह क्लोई, तुम कितनी होशियार हो, गोल मटोल लड़के ने कहा। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। किंडरगार्टन में हर दिन यातना जैसा था। आखिरकार सप्ताह के अंत आ गया। क्लोई सुबह 10 बजे तक सोती रही। आरा ने उसके बिस्तर के पास एक नोट छोड़ दिया था, जिसमें लिखा था कि उसके काम पर एक आपातकालीन बैठक है और एक आया दोपहर का भोजन बनाने आएगी। क्लोई को याद दिलाते हुए कि वह इधर उधर ना भटके। बस छोटे बच्चे ही इधर उधर भटकते हैं। क्लोई बिस्तर से उछलकर नीचे जाने ही वाली थी कि उसने एक कमरे से शोर सुना। वह लड़खड़ाती हुई गई, थोड़ा जा, जार वाला दरवाजा खोला और एक्साइटमेंट के साथ पूछा, अंदर कौन है? क्या ये मेरी चाची है? ऊंची गेमिंग कुर्सी घूम गई और युवक के मुंह में रखे नूडल्स इंस्टेंट रेमन कप में वापस गिर गई। उसके घुंघराले हल्के बुरे बाल थे और वह लगभग 17 या 18 साल का लग रहा था। उसने कप नीचे रखा और दौड़कर उसकी ओर बढ़ा। एथन झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी भतीजी वाकई प्यारी है, बिल्कुल किसी छोटी बिल्ली के बच्चे जैसी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी प्यारी हो तो मैं स्ट्रीम सम्मेलन छोड़कर तुमसे पहले ही मिलने आता। यह युवक साफ तौर पर बहुत बातूनी था। क्लोई को देखते ही उसके मुंह से शब्द फूट पड़े। क्लोई ने अपने कान रगड़े। यह आदमी बहुत शोर मचाता है। मुझे भूख लगी है, मुझे स्ट्रीम बन चाहिए। क्लोई ने अपना पेट सहलाते हुए और उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे छोटे, मेरे पास कुछ रोटी है, कुछ चाहते हैं? लियो लिन क्लियर रूप से आंटी वाली कमेंट से दंग रह गया। इसके अलावा मैं तुम्हारी चाची नहीं हूँ, मैं तुम्हारे चाचा का दोस्त हूँ। इसके अलावा आंटियां लड़कियां हैं और मैं एक लड़का हूँ। तुम्हें मुझे बड़ा भाई लियो कहना चाहिए, समझ गए? क्लोई के गाल फूल गए। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें इधर उधर घूम रही थी। बड़े भाई लियो, क्या तुम्हें मेरी चाचा पसंद है? लियो अपनी कुर्सी पर वापस पड़ गया। बेशक एथन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जरूर से मैं जरूर से अपने सबसे अच्छे दोस्त को पसंद करता हूँ। क्लोई ने पूछा, अगर तुम्हें मेरी चाचा पसंद है तो तुम मेरी चाची क्यों नहीं बन सकते? किंडरगार्टन में मेरी शिक्षिका ने कहा था कि अगर 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वे शादी कर सकते हैं। लियो का गला लगभग घुट गया। यह बच्चा क्या सोच रहा है? यही दोस्ती है, शुद्ध मित्रता, समझे? कुछ देर बाद उन्होंने सीरियस दिखने की कोशिश करते हुए कहा, क्लोई, पसंद के अलग अलग प्रकार है। आपके चाचा के प्रति मेरी भावनाएं दोस्ती की है, प्यार की नहीं। और तुम उसे यह कहने की हिम्मत मत करना। मैं एक सीधा आदमी हूँ। क्या होगा उसे गलत थॉट्स आ गई। ओरिजिनल कहानी में एथन एक दुखद कैरेक्टर था। उसने लियो के प्रति अपनी भावनाओं को छुपा कर रखा, कभी उसे बताया नहीं। लियो ने अचानक क्लोई को उठा लिया। एक बार खेलने का मन है? क्लोई की आंखें चमक उठी। हाँ, लियो मुस्कुराया। मैं आपको सिखाऊंगा। क्लोई ने अपने हाथ मेज पर टिकाए रखे और लियो को खेलते हुए देखा। इस तरह आप बेस पर वापस होते हैं। यह वह जगह है जहां आप वस्तुएं खरीदते हैं, समझ गई? क्लोई ने सिर हिलाया। समझ गई। मैं इधर उधर खेलना चाहती हूँ। लियो को उस पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अपने चाचा को पता न चलने देना। मैं पहले आपके लिए एक बाट मैच सेट करूंगा, कुछ आसान। तभी दरवाजा खुला और एथन की ठंडी आवाज अंदर आई। तुम दोनों क्या कर रहे हो? लियो ने लैपटॉप जोर से बंद कर दिया और दोनों मुड़ गए। लियो तुरंत उसके पास दौड़ा। कुछ नहीं एथन, तुम तो आखिर आ गए। अगले शनिवार को मेरा स्ट्रीमर अवार्ड शो है। क्या आप मेरे साथ नए कपड़े खरीदने के लिए खरीदारी पर आएंगे? क्लोई, तुम्हें भी आना चाहिए। मुझे तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा। क्लोई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं तो बस एक तीसरा पहिया बन जाऊंगी। ठीक है, एथन ने कहा। घर पर अच्छा बिहेवियर करो और दाई की बात सुनो। क्लोई बालकनी से उन दोनों को देख रही थी। अचानक नीचे झाड़ियों से एक कैमरे का फ्लैश चमक उठा। क्लोई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कोई इंसान एथन और लियो की तस्वीरें ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि कवान परिवार को एथन की भावनाओं के बारे में पता चलने वाला था। वे पुराने ख्यालात के थे और उसे कभी किसी दूसरे मेल के प्रति भावनाएं रखने की इजाजत नहीं देते थे।
वह जरूर से इसे रोकने का कोशिश करेंगे। ओरिजिनल नॉवेल में एक महिला गायक ने रोते हुए दावा किया था कि लियो ने पुरस्कार समारोह में उसका उत्पीड़न किया था और यहाँ तक कि उनके चैट लीक कर दिए थे। चैट में लियो की अच्छी छवि को अश्लील और घृणित संदेशों से धूमिल कर दिया गया। कथा को आगे बढ़ाने के लिए एक सीक्रेट हाथ के कारण लियो रातों रात सार्वजनिक दुश्मन बन गया। उसने अपना बचाव करने की कोशिश की और कहा कि उसका फोन चोरी हो गया था और उसने मैसेज नहीं भेजे थे। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जिस स्ट्रीमिंग कंपनी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने यह कहते हुए उनका कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म कर दिया कि वे अजीब कैरेक्टर वाले स्ट्रीमर के साथ काम नहीं करेंगे। लास्ट झटका तब लगा जब एक पूर्व प्रशंसक ने लियो की बाह को बेरहमी से तोड़ दिया। वह अब वीडियो गेम नहीं खेल सकता था, जो किसी भी गेमर के लिए एक विनाशकारी झटका था। एथन को जानबूझकर एक पारिवारिक यात्रा पर विदेश भेज दिया गया था और वह मदद के लिए समय पर वापस नहीं आ सका। जनता की प्रतिक्रिया, उसकी टूटी हुई बाह और अंधकारमय भविष्य ने आखिरकार लियो को तोड़ दिया। आखिरकार उसने अपनी जान ले ली। स्ट्रीमर पुरस्कार शो, क्लोई ने सोचा। उसकी चमकदार आंखें विचार मग्न थी। उसके चाचा और बच्चा शो के लिए कपड़े खरीदने के लिए निकले थे। समय कम था क्योंकि बड़ा भाई लियो एक अच्छा आदमी है, इसलिए मैं इस बार आपकी मदद करूंगी। मैं अपने चाचा को उनके भावी पति को खोने नहीं दे सकती। मैं तो आखिरकार उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की उम्मीद कर रही हूँ। श्रीमती कवान ने मुट्ठी भर तस्वीरें मेज पर फेंक दी। अपने लिए देखो, पिछले कुछ सालों से एथन घर नहीं आ रहा है। इसका कारण लियोलिन है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह उन खूबसूरत लड़कियों में से किसी को भी पसंद नहीं करता जिनके साथ हमने उसे मिलाया था। वह किसी सुंदर लड़के के द्वारा मोहित हो गया है। श्रीमती कव्वान का चेहरा काला पड़ गया। चाहे यह सच हो या नहीं, एथन को अपने आसपास ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। कव्वान परिवार की वंशावली उसके साथ खत्म नहीं हो सकती। एक हफ्ते बाद हवाई अड्डे पर क्लोई ने धीरे से कहा, फॉलो, मम्मी और अंकल कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में विदेश जा रहे हैं। तुम्हें अपने बड़े भाई लियो की बात माननी होगी और इधर उधर भटकना नहीं होगा, ठीक है? क्लोई ने सिर हिलाया। मुझे पता है मम्मी। जल्दी वापस आना और समय पर खाना खाना मत भूलना। आरा अब ठीक थी। एथन की संगति में वाह निखरने लगी थी। धीरे धीरे एक मजबूत आजाद महिला बन रही थी। अब नॉवल की दयनीय नायिका नहीं रही। एथन ने लियो की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अगर कोई परेशानी आए तो मेरे असिस्टेंट को बुला लेना। लियो ने सीना फुलाकर कहा, चिंता मत करो, मैं बच्चा नहीं हूँ। तुम्हारी भतीजी का जरूर ख्याल रख सकता हूँ। मुझे चिंता है कि तुम अपना ख्याल नहीं रख पाओगे। एथन ने सोचा, न जाने क्यों उसे इस बिजनेस ट्रिप को लेकर कुछ बुरा लग रहा था। क्लोई ने पलकें झपकाई। चिंता मत करो अंकल, मैं बड़े भाई लियो का पूरा ख्याल रखूंगी। एथन एथन मंद मंद मुस्कुराया, कुछ और निर्देश दिए और फिर जैसे ही उनकी उड़ान शुरू हुई, वहां चला गया। बोर्ड। क्लोई अपने पंजों पर खड़ी हो गई। उन्हीं की और हाथ हिलाते हुए उसने सोचते हुए पुकारा, मैं लियो को बचाने जा रही हूँ। चिंता मत करो, मैं नोबेल वाली त्रासदी होने नहीं दूंगी। मैं वादा करती हूँ। चलो चलो, रात के खाने के समय हो गया है। लियो ने कहा, एक अजीब सी भावना को झटकते हुए और अपनी प्रसन्नता में। कल मेरा स्ट्रीमर अवार्ड शो है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? क्लोई मुस्कुराई, बिल्कुल। मैं न केवल जा रही हूँ बल्कि मैं वहां जाते हुए कुछ लोगों को भी हरा दूंगी। जल्द ही वे अवार्ड शो में पहुंच गए। क्लोई ने कार की खिड़की से बाहर झांका। प्रवेश द्वार पर प्रशंसकों से भरा हुआ था। उनमें से ज्यादातर बच्चे लियोलिन के लिए थे। सभी रोशन संकेतों को देखो, प्रशंसक कितने ऊर्जावान है। मुझे हैरानी है कि क्या हम आज रात लियो को देख पाएंगे। उसने आज स्ट्रीमिंग भी नहीं की। मुझे उम्मीद है कि मैं एथन को देख पाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वह लियो के साथ गेम खेलता है। वे दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। क्लोई कार की खिड़की से भी प्रशंसकों की बातें सुन सकती थी। लेकिन कब तक क्या ये प्यार टिकेगा? आज रात जब ये कांड उजागर होगा तो यही प्रशंसक लियो को कुचलने वाले बन जाएंगे। कार एक खास प्रवेश द्वार से गुजरी। ये आयोजन किसी उत्सव जैसा था, जिसमें शैंपेन के टावर, जगमगाते गिलास, स्वादिष्ट खाना, मशहूर हस्तियां और प्रभावशाली लोग बातें करते हैं और हंसते खेलते थे। चकाचौंध से भरा माहौल था। लियो नीचे झुक गया। मुझे थोड़ी देर में एक इंटरव्यू देना है। तुम यही टेबल पर रुको और अच्छा बिहेवियर करो, ठीक है? क्लोई ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। यार, बहुत समय हो गया देखा नहीं। तुम अपने साथ एक प्यारी सी बच्ची भी लाए हो। एक कोमल आकर्षक आवाज आई। क्लोई ने उसे तुरंत पहचान लिया। आज रात उसका निशाना यही थी, मशहूर स्ट्रीमर बेला। नॉवेल में उसी ने लियो को फंसाया था और पीड़िता का किरदार निभाकर उसके बड़े प्रशंसक बन गई थी। उसने उसकी त्रासदी का फायदा उठाकर एक बड़ी प्रभावशाली हस्ती बन गई थी और बाद में एक अमीर परिवार में शादी कर ली थी। ओह, ये छोटी बच्ची कौन है? बेला ने एक चमकदार मुस्कान के साथ पूछा। लियो थोड़ा गर्व से मुस्कुराया। ये मेरे दोस्त की भतीजी क्लोई है। मैं देख रही हूँ। कुछ देर तक उसके पीछे पीछे क्यूट है ना?
दोस्ताना दिखाने की कोशिश कर रही थी। बेला झुक गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह बहुत प्यारी है। क्लोई, क्या तुम किंडरगार्टन जाती हो? क्लोई ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं किंडरगार्टन जाती हूँ। यह बहुत अच्छी बात है क्लोई, बेला ने मुस्कुराते हुए कहा। क्लोई ने अपना सिर झुकाया। किंडरगार्टन जाने में इतनी अच्छी बात क्या है? तुम्हारा मतलब है कि तुम कभी किंडरगार्टन नहीं गई मिस? बेला की मुस्कान में झुरझुरी सी आ गई। लियो हंसा और बात को शांत करने की कोशिश की। वह अभी बची है, उसकी परवाह मत करो। लियो का सहायक फिन दौड़कर आया। लियो, इंटरव्यू शुरू होने वाला है और उसके बाद तुम्हारी यंग मास्टर चुंग से मीटिंग है। आखिरकार चुंग परिवार ही इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। जैसा ही लियो अपना फोन फिन को देने वाला था, क्लोई बोल पड़ी, बड़े भाई लियो, मैं एक गेम खेलना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारा फोन तुम्हारे लिए रख सकती हूँ? फिन की आंखों में एक अजीब सी नजर आ गई। बच्चा हार सकता है फोन, उसने जल्दी से कहा। कोई बात नहीं, उसे खेलने दो, लियो ने कहा। उसे उसे लगा कि इससे क्लोई बोर नहीं होगी। उसने उसे फोन दे दिया। तुम यही रुको, इधर उधर मत भटकना, समझे? क्लोई ने सिर हिलाया। मुझे पता है। फिन ने बेला की ओर देखा, जिसने धीरे से सिर हिलाया। क्लोई ने यह आदान प्रदान देखा और मुस्कुरा दी। क्या वे सोचते हैं कि मैं अंधा हूँ? लियो के सहायक फिन को कवान परिवार ने बहुत पहले खरीद लिया था। आज रात वह और बेला लियो का फोन चुराने और उसे परेशान करने वाले मैसेज भेजने की प्लानिंग बना रही थी। बेला क्लोई के पास बैठकर बोलने ही वाली थी कि क्लोई, जो अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, अचानक अपनी कुर्सी से उछलकर पास खड़े एक आदमी के पास चली गई। गिर जाओ मिस्टर, यहाँ फिर से तुम हो। वह लंबा आदमी आयटन का गाना था, क्लोई का बेवकूफ पिता। यह चंग परिवार द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और एक मनोरंजन दिग्गज के रूप में जो अनगिनत मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों का प्रबंध करता था, एथेन को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। क्लोई में शरारती प्रवृत्ति थी। जब भी वह अपने शांत, रुगाड़ू, भयभीत पिता को देखती, तो वह उन्हें चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाती। वह उसके पैर से कसकर चिपक गई और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। श्रीमान को बुलाओ। पिछली बार मुझे मेरी माँ मिल गई थी। कुछ बुरे लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन वे जेल चले गए। उसके बगल में बैठे सहायक ने आह भरी, यह फिर से वही बच्चा है। मुझे माफ करे, यह वह छोटी लड़की है जिसे मिस्टर लिन लाए थे। मैं उसके लिए उसकी निगरानी कर रहा हूँ, बेला ने कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। यह बहुत भीड़ है, बच्चे के साथ सावधान रहे, सहायक ने अपने बॉस के पीछे भागते हुए कहा। बेला ने चिंतित होने का नाटक किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि छोटी लड़की से फोन कैसे लिया जाए। जैसा ही वह अपना दिमाग खपा रही थी, क्लोई बोल पड़ी, मिस, मुझे शौचालय जाना है, क्या आप मेरा फोन पकड़ सकती है? बेला की आंखें चमक उठी। वह तो बस इसे सौंप रही है। बिल्कुल प्रिय, मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगी। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? धन्यवाद मिस, क्लोई ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, फिर अपनी गुलाबी राजकुमारी पोशाक उठाई और भाग गई। अब तक लियो को अपना काम खत्म कर लेना चाहिए था और ब्रेक रूम में आराम कर लेना चाहिए था। नॉवेल में उसके पेट की हालत बिगड़ गई थी और वह दर्द से बेहोश हो गया था और पूरी तरह अकेला रह गया था। अगली सुबह जब वह उठा, तब तक बेला ने उसके उत्पीड़न के सबूत ऑनलाइन पोस्ट कर दिए थे। चिंता मत करो बड़े भाई लियो, मैं मदद लेने जाऊंगी, लियो ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में चमक लाते हुए कहा। वह मुस्कुराई। जरा रुको, मैं तुम्हारा नाम साफ कर दूंगी। और इसी के साथ दोस्तों हमारी मानवा होती है खत्म। आई होप कि आप सबको ये मानवा बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो करना जल्दी जल्दी कर दो। मिलते हैं एक नई मानवा के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।